Hello everyone. I welcome you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. And you are familiar, we were discussing the topic from the 11th standard history and an empire across the three continents. And we were discussing the Iranian Empire and Roman Empire. But Iranian Empire didn't have any diversity, versatility or vast, but Roman Empire so much full of diversity, variety and a patchwork. Okay, और इस एम्पायर ने थ्री कॉन्टिनेंट अफ्रीका, नदरन अफ्रीका और यूरोप देन एशिया पे रूल किया. किस तरह? प्रेजेंट टाइम, एट दैट टाइम देयर वाज नो डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वाज नॉट डेवलप, इट वाज नॉट पॉसिबल. आज प्रेजेंट टाइम पे अगर सोचा जाए कोई एम्पायर ऐसे, नॉट एट ऑल. अपने ही कंट्री को देख लो, कितना मुश्किल है एडमिनिस्ट्रेट करना, संभालना, सो मेनी यू कैन सी. बट एट दैट टाइम एक अंपायर ने किस तरह से थ्री कॉन्टिनेंट में अक्रॉस द सी ऑल्सो किस तरह से रूल किया, कैसे, दिस वी आर डिस्कसिंग. मेन फीचर्स ऑफ रोमन एम्पायर. The main three player we have also discussed in the Roman Empire, that were the emperor. Emperor आपको पता है ये मेन राजा होता है. इतना बड़ा अंपायर चलाने के लिए राजा ही मेन करेगा. बट ऑब्वियसली थ्री कॉन्टिनेंट में जो अंपायर फैला हुआ है, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, उसमें उसको चलाने के लिए कैपेबल, एक इंटेलिजेंट, एक एबल ही एम्परर चाहिए ना. तो ऑब्वियसली एम्परर पहले आएगा. देन है सेनेट. सेनेट जो है आप समझ लो इंडियन पार्लियामेंट की तरह थी, बट सेनेट के मेंबर थे वो इलेक्टेड नहीं थे. दे वर द वेल्दियर. वेल्दियर मीन्स पैसे वाले, टैक्स पेयर जैसे होते हैं, जो रिच ट्रेड एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, ये इंडस्ट्रियलिस्ट समझ लो. उस टाइम इंडस्ट्री तो नहीं थी एनी हाउ आज से. सो ये सारे के सारे पर्सन जो थे सेनेट के मेंबर थे, और राजा को उसकी बात, एम्परर को उनकी बात सुननी पड़ती थी, रखनी पड़ती थी, और उनकी सलाह से ही समझ लो कई बार तो इलेक्ट होता था. द थर्ड प्लेयर वाज द आर्मी. आर्मी जो थी at that time more than 6 lakh soldiers were there, and all the soldiers were well trained, professional soldier and well paid, and even working conditions were quite good. अगर उनको वर्किंग कंडीशन नहीं तो एजिटेशन. इसके अलावा अगर कोई उनके मिलिट्री का जनरल या एम्परर या एरिस्टोक्रेसी या सेनेट का कोई मेंबर भी इंसल्टिंग वे से बात करता था तो वो एजिटेशन, विद्रोह चल पड़ता था उनका बहुत ज्यादा. सो ये जो था आर्मी का ह्यूज रोल समझ लो, ह्यूज कंट्रोल समझ लो था, कि सेनेट के मेंबर तक डरते थे उनके कि कुछ भी कह दिया, एजिटेशन. बट ऑल दीज रिपोर्ट्स आर मेनली रिटन बाय द सेनेट मेंबर. सो हो सकता उन्होंने अपने फेवर में ज्यादा लिखा हो, दैट वी कांट ओके डिस्कस. सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्मी. अब जूलियस सीजर भी एक आर्मी कमांडर था जो बाद में एम्परर बना, और जूलियस सीजर का ही ब्रदर समझ लो या अडॉप्टेड सन, क्योंकि समवेयर आई हैव रेड कि वो उनके भाई थे जूलियस सीजर के, ऑक्टाविया, जिन्होंने एम्परर बनने के बाद ऑगस्टस जो फर्स्ट पावरफुल एम्परर रहे हैं रोम के, और जिन्होंने ये अंपायर बढ़ाया, 3 कॉन्टिनेंट तक बढ़ाया है, एक्सपैंड किया है पूरा, बट पीसफुल वे से, स्टेबल वे से, और विदाउट एनी वॉरशिप. ओके, सो ये काम किया ऑगस्टस ने. सो फर्स्ट 2 सेंचुरीज जो थी वो बड़ी पीसफुल रही हैं, प्रॉस्परस रही हैं, स्टेबल रही हैं. ऑगस्टस जैसे रूलर्स ने रूल किया है यहाँ पे, और रोमन एम्पायर को एक्सपैंड किया है. बट एक ही साल जो रहा है वो नोटोरियस रहा है, 69 ईयर. एक ही साल में 4 एम्परर चेंज हुए इस साल में. क्यों? क्योंकि 3 कॉन्टिनेंट में जो अंपायर फैला हुआ है उसको चलाने के लिए, उसको देखने के लिए एक कैपेबल, एक इंटेलिजेंट, एक एबल एम्परर चाहिए. जब एम्परर ही नहीं सही होगा तो मिलिट्री और सेनेट वाले उसको बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि रोम वाज अ रिपब्लिक, नॉट अ मोनार्की. कोई राजा का रूल तो था नहीं, चाहे कैपेबल हो ना हो, चलो जी बर्दाश्त. आज हमारी डेमोक्रेसी में I don't want to compare it with India, but very much related. कि
आज हमारी इंडियन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा इंडिया देखो क्या हो रहा है। कैपेबल नहीं है बेटा, फिर भी गद्दी पे बैठेगा। क्या यहाँ पे राजा का रूल है? जो कैपेबल है, एबल है, इंटेलिजेंट है, वही पॉलिटिक्स में आए, पावर रूल करे। इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी पार्टियां डूब रही हैं जो कितनों की फेवरेट होगी, बट अब लीडरशिप एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, ये नहीं समझ रहे। पार्टी डूब जाए कोई बात नहीं, गद्दी नहीं। इसी तरह से हमसे बेटर एंशियंट टाइम पे है, पुराने टाइम पे है, रोम वाज बेटर, कि वहां पे ये नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वो कैपेबल नहीं है, एबल नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी वो राजा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे एक कैपेबल एबल पर्सन को ही राजा बनाया जाएगा। हियर आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 69 सीई, एक साल में ही 4 जहां पे एम्परर चेंज हुए बिकॉज दे वर नॉट कैपेबल, एबल। इसलिए सेनेट ने, मिलिट्री ने, जिसने भी है, इनको चेंज कर दिया। एक एम्परर। देन नेक्स्ट है टिब्रिस। इसके बाद 14 to 39 सीई आया है, ये ऑगस्टस के बाद। ओके, टिब्रिस को एक ऑगस्टस की तरफ से विरासत में, सक्सेसिव था ना ये उसका, एक विरासत में एक लार्ज एम्पायर, बहुत बड़ा, और उसने कोई जरूरत भी नहीं समझी, विदाउट एनी रीजन वॉरशिप में इन्वॉल्व हो, कोई लड़ाइयों में इन्वॉल्व हो। उसी जो इतना वास्ट एम्पायर, एक विशाल साम्राज्य जो ऑगस्टस ने एस्टैब्लिश किया है, उसी को अच्छी तरह से चलाया जाए, पीसफुल स्टेबल वे से उसने भी एडमिनिस्ट्रेट किया है। बट उसके पास, ठीक है, सबसे पीसफुल टाइम ऑगस्टन एज को कहा जाता है। ओके, ये 1st सेंचुरी का लास्ट पार्ट एंड 2nd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी का बिगिनिंग ऑफ द 3rd सेंचुरी है। ये ऑगस्टन एज एक पीसफुल एज था। आराम से अगर रोमन साम्राज्य एस्टेब्लिश किया, आपको पता ऑगस्टस ने सेनेट की पावर को लिमिट किया, उसने बड़े, जिसको कह लो सिस्टमैटिक वे से एम्परर को पावरफुल बनाया है, अथॉरिटी दी है, और प्रिंसिपेट एक रूल दिया है, लीडिंग पर्सन। ओके, जैसे हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट, ऐसे ही उसने एम्परर को दिया है फर्स्ट पर्सन, लीडिंग, ठीक है, सिटीजन ऑफ द रोम। अपने हाथों में पावर लेके आया और कैसे एकदम से एक्सपैंड किया है, रिपब्लिक को एक लिमिट किया है। रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, सेनेट के पास में पावर, बट वो अब कम कर दी है। एम्परर की पावर बढ़ाई है, आर्मी को साथ लेके चला है ऑगस्टस। बट ये पीसफुल वे से चला है, स्टेबल चला है, प्रॉस्परस एज इसको कहा जाता है, ऑगस्टन एज को। बट इसके बाद जो एम्परर बना है ट्राजन, उसका सपना था कि मैं भी यंग होता है अलेक्जेंडर की तरह ही कॉन्क्वेस्ट करता है, एक्सपेडिशंस, विजय अभियान, पूरे के पूरे वर्ल्ड पर रूल करता, मेरा नाम ये बड़ा। उसने फ्रूटलेसली, विदाउट एनी रीजन ऑक्यूपेशन किया है टेरिटरीज का अक्रॉस द यूफ्रेटिस, ठीक है। और उसका ड्रीम, उसका सपना था कि अलेक्जेंडर की तरह एक्सपेडिशन कॉन्क्वेस्ट करता और इंडिया को भी जीतना, इंडिया पे भी अटैक करना उसका था। बट ऑल दोस वर द फ्रूटलेस, इतना नहीं फायदा हुआ उसको। ग्रेजुअली ये जो है धीरे धीरे रोमन साम्राज्य जो है ये अपनी बाउंड्रीज कैसे फैलाता गया, आसपास में जितने थे कुछ एक को तो उसने अपने कब्जे में ले लिया, कुछ एक जो डिपेंडेंट टेरिटरीज थी उसको वो स्वेलो ही कर गया। स्वेलो का मतलब होता है, हम टैबलेट खाते हैं ना, रखी पानी से ऐसे सीधी, स्वेलो मतलब अंदर निगल जाना। ऐसे ही छोटी छोटी किंगडम्स जो थी आसपास की, वो स्वेलो अपने अंदर ही निगल गया, अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लिया पूरा का पूरा, जैसे चाइना ने तिब्बत को स्वेलो कर लिया। बट रोमन साम्राज्य जो था वो बड़ा अच्छा था, हर एक को उसने एक तरह से डेमोक्रेटिक वे से जीने का दिया, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपने जिस तरह से मर्जी। ऐसा नहीं जैसे चाइना ने तिब्बत
के लोगों को अलग अलग जगह पे बसा दिया ताकि सारे तिब्बतियन इकट्ठे होकर उसके अगेंस्ट रिवोल्ट ही ना कर पाए। एक सिस्टमैटिक वे से पहले तो उसको स्वेलोड कर गया तिब्बत को चाइना, और फिर वो जितने भी तिब्बतियन सिटीजन थे उसको चाइना के डिफरेंट पार्ट्स में उनको बसाया, रख दिया ताकि कल इकट्ठे होके ये चाइना के खिलाफ कभी विद्रोह ना करे और कभी उसे इंडिपेंडेंट ना हो पाए। बट रोम यहाँ पे अलग था, पूरी की पूरी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर लिया है, एक डेमोक्रेटिक वे से सिस्टमैटिकली वहीं पे काम किया है। एंड ऑल दोज वर सब्जेक्ट टू अ सिंगल रूलर, एक सिंगल रूलर वहां पे रूल कर रहा है। उनकी अपनी प्रोविंसेस किस तरह से बनाई है वी विल डिस्कस। ये ऑब्जर्विंग सबको अपने अंदर ले रहा है, और सीरीज ऑफ इस तरह से इसने डिपेंडेंट किंगडम को पहले जो ईस्ट की तरफ थी, ठीक है, उसको अपनी अंदर ले लिया है, छोटी छोटी जो, ठीक है, डिपेंडेंट किंगडम थी। और इस तरह से अर्ली 2nd सेंचुरी में ये टेरिटरीज जो थी जितनी वेस्ट में, फिर या यूफ्रेटिस रिवर के पास, इनको बिल्कुल ही डिसअपियर्ड हो गई है सारी की सारी किंगडम। डिसअपियर्ड का मतलब ये नहीं है कि वो गायब कहीं पे चली गई, किंगडम नहीं चल सकती, रोम के अंदर समा गई, सारी की सारी रोमन साम्राज्य में मिल गई। ये सारे के सारे रोम जो है बढ़ाता गया है अपना, आराम से उनको कहता गया है, ठीक है, कि आप मेरे अंडर हो जाओ, मैं आपकी पूरी हिफाजत करूंगा, ठीक है। जैसे सिक्किम जो था वो एक सेपरेट नेशन था, बट उन्होंने देखा कि चाइना तो हमें स्वेलो कर जाएगा, निगल जाएगा, मेरी तो अपनी कोई इंडिविजुअलिटी रहेगी नहीं, तो बेटर है मैं खुद ही इंडिया को रिक्वेस्ट करूं, मुझे अपनी एक स्टेट बना लो, अपना पार्ट बना लो, मेरी इंडिविजुअलिटी भी रहेगी और मैं आराम से। दूसरी तरफ भूटान है, उसने इंडिया को नहीं कहा, ऑल्दो भूटान जो है टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर इट्स सिक्योरिटी, डिफेंस, पूरे के पूरा है। बट जब तक भूटानी इंडिया ने उसको स्वेलो नहीं किया, निगला नहीं है, जब तक भूटान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। समझ रहे हो ना डिपेंडेंट स्टेट का मतलब? भूटान पूरी तरह से इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इट्स डिफेंस एंड सिक्योरिटी। चाइना कैसे गलवान घाटी में क्या कैसे इंडियन फोर्सेस लड़ती हैं भूटान को, ठीक है, सिक्योर करने के लिए, पर इंडिया उसको स्वेलो नहीं किया। सो यहाँ पे डिपेंडेंट स्टेट का मैंने आपको एग्जांपल दिया भूटान का जैसे है, बट यहाँ पे डिपेंडेंट स्टेट जितनी थी छोटी छोटी जो आसपास होती है, धीरे धीरे रोमन अंपायर जो है उनको स्वेलो करता गया, अपने में मिलाता गया, मतलब डिसअपियर होगी। सो ये रोमन किंगडम जो थी, ये बहुत ज्यादा रिच जो वेल्दियर स्टेट थी, उसके आसपास किंगडम जो थी उनको भी अपने अंदर ये मिलाता चला गया है। और ये जो थे रिच स्टेट, यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया गया हेरोड किंगडम जो थी, इसकी अपनी ही एक साल की कमाई 125 किलोग्राम के गोल्ड के बराबर थी, वहां के 5.4 दिनार्स के। इतनी रिच वेल्दियर स्टेट्स में, मतलब इतनी कमाई करने वाले अमीर स्टेट्स को भी अपना किंगडम्स को भी जो छोटी छोटी थी उनको अपना पार्ट बनाता गया है ये रोमन अंपायर। बट इटली जो है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसको एक स्पेशल स्टेट, जैसे किसी कंट्री में होता है, हमारे कंट्री में भी थी जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का राइट, और वही गड़बड़ी कर जाती है, वही तबाही कर जाती है कई बार, यही इटली करेगा। इटली एक स्पेशल था, एक उसका स्पेशल डोमिनेंस, दबदबा, रोब चला आ रहा था। सो ये जो था इटली को छोड़कर सारे के सारे एम्पायर्स जो थे वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, और इनमें प्रोविंसेस बना दी गई, स्टेट। जितना भी रोमन जो था जीतता जा रहा था किंगडम्स को, जितने देशों को, मतलब किंगडम्स को, उनकी प्रोविंसेस सेट कर रहा था वहां पे, बड़ी बड़ी स्टेट जिसको हम लोग कह रहे हैं, सेट कर रहा था। और उनके सब्जेक्ट्स जो थे आम लोग, वो राजा के, रोमन एम्परर के, वो उसकी प्रजा बन जाते थे।
और वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छे से सेट कर देता था रोमन एम्पायर कि वो टैक्स देते थे रोमन एम्पायर को, और बड़ी खुशी से। रोमन एम्परर को इतना टैक्स दिया जा रहा है, तभी इतनी ह्यूज आर्मी वो बना रहे हैं, आर्मी को इतना ज्यादा पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा खर्चे हो रहे हैं एम्परर के लिए। ऑब्वियसली साम्राज्य को चलाने के लिए चाहिए ना आर्मी को इतने बढ़िया बढ़िया से सैलरीज दी जा रही हैं, अलाउंस दी जा रही हैं, ये टैक्सेशन इकट्ठा करके हो रहा है। और जितनी भी किंगडम्स वो जीत रहे हैं, जितना भी एक्सपैंड कर रहे हैं, वहां पे टैक्सेशन हो रहा है, पूरी सिस्टमेटिकली हो रहा है। और रोमन साम्राज्य तो था 2nd सेंचुरी में अपने पीक पे था जब ऑगस्टस एम्परर था, और पूरी तरफ साम्राज्य उसका फैल रहा था, एक्सपैंड हो रहा था, बिल्कुल पीसफुल वे से, प्रॉस्परस वे से। और यहाँ पे रोमन एम्परर जो था ये अपनी बाउंड्रीज जो था स्ट्रेच हुई स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के, पता ना, ब्रिटेन से और अर्मानिया तक यहाँ पे, ठीक है। कहाँ अर्मानिया और कहाँ स्कॉटलैंड, चेक करना वर्ल्ड का मैप, वहां तक। फिर सहारा डेजर्ट से लेकर फ्रोटस, ठीक है, यूफ्रोटस, ये रिवर तक उसकी बाउंड्रीज फैल गई हैं। और उससे भी समटाइम्स बियॉन्ड, कई बार उससे भी आगे तक किंगडम को उसने फैलाया है। बट ये सारी की सारी टेरिटरीज थी एक डाइवर्सिटी से भरी हुई थी, वर्सैलिटी से, लॉट्स ऑफ, बहुत सी कल्चर्स, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस, सबको रिस्पेक्टफुल और पैचवर्क, एक शेयरिंग ऑफ कल्चर कह लेते हैं हम लोग, ये चलता था। बट ऑल्दो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज 2 ही थी, दैट इज लैटिन एंड ग्रीक। सो ये सब कुछ चल रहा था। 60 मिलियन पीपल थी 2nd सेंचुरी के मिड तक, 60 मिलियन एट दैट टाइम, 2nd सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे उन्होंने एक ग्रेट अर्बन सेंटर सेट किया। आई टोल्ड यू कि इतना बड़ा अंपायर चलाना एक इंटेलिजेंट वर्क होता है, एक प्रूडेंट वर्क, दूरंदेशी जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान से चलना। एक कैपेबल एम्परर ही ये कर सकता है, एबल एम्परर ही ये कर सकता है, ठीक है। सो ये उन्होंने ग्रेट अर्बन सेंटर बनाया है, जो बड़ी बड़ी प्रोविंसेस उन्होंने, किंगडम्स उन्होंने जीती है, वहां पे प्रोविंसेस बनाई है, स्टेट बनाई है, अमीर अमीर जो वेल्दियर थी। इनमें से एग्जाम्पल है आपके कार्थरेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटॉट, ये कुछ एक थी, ये बिगेस्ट थी प्रोविंसेस उनमें से, जो बहुत ज्यादा अमीर थी, बहुत ज्यादा। इनको एक अर्बन सेंटर बना दिया गया है। और ये किस तरह से होता था कि ये हेड है, वो सिटी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, उनको प्रॉपरली चलाएंगे। और ये जो है अपनी प्रोविंसेस में हेड बना दिया जाता था, उनका अपना मैजिस्ट्रेट है जो लुक आफ्टर करेगा मैटर्स को, पूरे के पूरे प्रोविंस का काम कराएगा और टैक्स इकट्ठा करेगा सबसे, ठीक है। और जितनी ज्यादा पैसा देगा वो राजा का सबसे ज्यादा वफादार है, लॉयल है और करीबी, क्लोज प्रोविंसेस होती थी। एक नई सेनेट तैयार हो रही है, ये देख लो, जो राजा ने, ऑगस्टस ने पहले ही लिमिटेड कर दिया पावर। जो रिपब्लिक था रोम उस टाइम पे डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस से चल रहा था, ऑगस्टस ने पहले ही लिमिटेड कर दिया पुरानी सेनेट के पावर। बट अब नए सेनेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, देखो कैसे, वो वेल्दियर पर्सन जो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा प्रोविंसेस में टैक्सेशन से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और एम्परर को दे रहे हैं, ठीक है। कंट्री साइड में ज्यादा से ज्यादा, और लोकल अपर क्लास इसमें इन्वॉल्व होती थी। और ये पूरी कोलैबोरेशन के साथ चलती थी रोमन एम्परर के साथ, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाती थी। जो भी वेल्दियर पर्सन थे प्रोविंसेस के, समझ लो 20-50, ठीक है, एक प्रोविंसेस के अंदर, उनकी एक सेनेट बन जाती थी और वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे उस प्रोविंस की। उनसे जितने भी हैं प्रोविंस के अंदर सिटीजन्स, उनसे टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ इकट्ठी करनी है और रोमन एम्परर को जमा करवानी है। रोमन जो था एडमिनिस्ट्रिंग द ओन टेरिटरी, ठीक है, ये जो थे
जो भी प्रोविंसेस के अंदर सेनेटेरियन थे वो अपनी टेरिटरी की खुद एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। रोमन एम्परर ने ये पावर दी थी, बट ये कीप एन आई ऑन देम, चेक करता था कि मेरे कंट्रोल के अंडर है, मेरे ऑर्डर्स को ही वहां पे जो रोमन एम्परर एंटर ऑर्डर दे रहा है वही इम्प्लीमेंट होते थे। ये ना सोचो कि प्रोविंसेस जो एडमिनिस्ट्रेड हो रही है वो अपने वे से, फिर तो वो इंडिपेंडेंट होगी, कंट्रोल पूरा अपना रखा हुआ था, ठीक है। देन ड्रामेटिक शिफ्ट हो जाती है, सारा कुछ रोमन एम्परर की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। प्रोविंसेस उसने सेट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन वो देखेंगी प्रॉपरली, जो एम्परर के ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली, और वो सारी की सारी प्रोविंसेस के हेड जो है वेल्दी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, वो उनको क्या टैक्स इकट्ठा करके देंगे, टैक्सेशन जनरेट करेंगे, और एम्परर को बड़ा सिस्टमेटिकली बहुत अच्छा चल रहा है। बट ड्रामेटिक शिफ्ट आ गया यहाँ पे पावर में, शक्तियां कैसे एक से दूसरे पावर, कभी एक के हाथों में नहीं, शिफ्ट ऑफ पावर आ गया है यहाँ पे। कैसे एलाइट जो है, न्यू एलाइट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री कमांडर, आपको पता है न्यू एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे थे कौन, जो प्रोविंसेस में वेल्दियर पर्सन है, राजा ने उनको पावर दे दी है कि आप ही प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे, वेल्थ इकट्ठी करके जो मेरे ऑर्डर है वहां पे देखोगे सही तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनके हाथों में पावर आ गई हर प्रोविंसेस में, ठीक है। और मिलिट्री राजा पूरा उनका साथ दे रहा है, पूरा समर्थन दे रहा है, सिर्फ इसीलिए कि सेनेट जो है वो पावर उसकी कम हो, जो राजा के लिए सिरदर्दी समझ लो बनी हुई थी, इसीलिए ये किया है। सो ये पावर शिफ्ट होके अब कहाँ आ गई है, एक नए सेनेटर बन गए हैं, जो वेल्दियर क्लास है, जो रिच है, जो यहाँ पे आ गई है। सो एम्परर जो था ये गैलीलियन, जो 253 से 268 तक रूल किया है, उसने कंसोलिडेट की है, इसी तरह से उसने अपनी पोजीशन को और सेनेटर्स को एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल दिया है कि उनसे सलाह मशवरा लेना, एडमिनिस्ट्रेशन में उनको एक पार्ट देना, एक रोल उनका हो, उनको एक्सक्लूड, एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर ही निकाल दिया। वही वेल्दियर पर्सन जो राजा को ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके दे रहे हैं, एक न्यू सेनेट समझ लो, और मिलिट्री को साथ लेके चल रहा है। सो ये जो है बाद में रोमन एम्पायर किस तरह से, यही जो है राजा की यही पे गलती हो जाती है कि इनको कल को यही जो है इतने पावरफुल ग्रुप बन जाते, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जिसने रूल करना है वो एक कैपेबल, इंटेलिजेंट, एबल और प्रूडेंट पर्सन होना चाहिए, तभी वो सबको अपने कंट्रोल में ले सकता है। इतने वेल्दियर जो उसने बना दिए सेनेट, सिर्फ वो पैसा इकट्ठा करे, प्रोविंसेस पावर अब उनके हाथों में जा रही है, और जब भी कोई वीक आएगा एम्परर तो ऑब्वियसली साम्राज्य कैपेबल नहीं होगा सक्सेसर, तो इतना बड़ा एम्पायर डिसइंटीग्रेट होगा। ओके, दैट विल डिस्कस वी। सो टू सम अप, अब हम क्या कि हमने ये डिस्कस किया, हमने ये पढ़ लिया कि फर्स्ट, सेकंड और अर्ली थर्ड सेंचुरी जो थी वो बड़ी पीसफुल रही, प्रॉस्पर रही। ऑगस्टस ने बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, रोमन साम्राज्य बनाया पूरा का पूरा, बट इटली डोमिनेट करता रहा। इटली का एक अपना पावर, दबदबा, रोब रहा है, जो बाकी प्रोविंसेस पे इम्प्लीमेंट होते थे ऑर्डर्स, जैसे टैक्स इकट्ठा करके देना एम्परर रो, उनसे एक्सक्लूड रहा है इटली। इटली का डोमिनेशन, रोब, दबदबा अलग रहा है। सेकेंडली हमने ये भी डिस्कस किया, न्यू एलाइट जो है, एलीट भी बोलते हैं कुछ, ठीक है, बट आई थिंक एलाइट इट्स न्यू एलीट क्लास जो थी, न्यू एलीट जो नए एक गिने चुने रोब, दबदबे वाले रोग आ गए थे, उनका एक अपना पावर, ग्रेविटेशन ऑफ पावर उनकी तरफ ज्यादा जाना शुरू हो गया है, क्योंकि राजा ने उनका समर्थन देना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो खुद सेनेट के लिए, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बनना चाहता था। एक अथॉरिटी अपने हाथों में लेने के लिए, पावर अपनी ज्यादा दिखाने के लिए उसने इनको अपने साथ लेना चाहा। सो साउथ ऑफ द स्पेन, अफ्रीका एंड ईस्ट, ये कुछ एक थे जहां पे अर्बन सेंटर बनाए,
रोमन जितने जितने जगह पे भी वो एक्सपैंड टेरिटरीज जीत रहा था, रोमन एम्पायर एक्सपैंड हो रहा था, वहां पे अर्बन सेंटर बनाए जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, कि वहां पे वेल्दियर पर्सन जो है, जो रिच हैं, वो टैक्स इकट्ठा करके देंगे, टैक्सेशन जनरेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ इकट्ठी करेंगे, रोमन एम्पायर में जमा करवाएंगे और वही एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे पूरा। ये अर्बन सेंटर्स थे। बट हर अर्बन सेंटर का ये था कि उसके अंडर कितने ज्यादा विलेजेस आते थे, उनकी अपना एक मैजिस्ट्रेट होता था हर अर्बन सेंटर का, सिटी काउंसिल होती थी और उनकी टेरिटरी बहुत बड़ी होती थी, और ये जो थी इसमें बहुत ज्यादा विलेजेस होते थे। ठीक है, बट एक सिटी को वन क्रूशियल एडवांटेज जो ये भी अर्बन सेंटर की ये होती थी एक सिटी की, कि जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, फसल जब भी कटती थी, ये वेल्दियर पर्सन या सिटी के पर्सन जो होते थे आसपास के अपने जितने भी उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर, क्षेत्राधिकार के अंदर, यानी कि जितने भी गांव होते थे वहां से ये गरीब किसानों से सारे के सारे ग्रेन जो थे इकट्ठे कर लेते थे, जितने भी ग्रेन होते थे। और वो गरीब किसान जो थे, चाहे फेमाइन, ड्राउट या विंटर सीजन बैड हार्वेस्ट हो, उनको माल न्यूट्रिशियस या रूट्स वगैरह, ये डॉक्टर गैलन ने मेंशन किया है, दिस इज मेंशन्ड इन योर बुक ऑल्सो, उन बेचारों को ये खाना पड़ता था। और ये सिटी वाले, अर्बन वाले ये फायदा ले जाते थे कि उनकी टेरिटरी, उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर जितने भी विलेजेस थे, फसल पकने पर ज्यादा से ज्यादा अनाज अपने गोडाउन्स में भर लेते थे ताकि पूरे साल चिंता मुक्त रहें, उनके खाने की कोई टेंशन ना हो, वो गरीब चाहे भूख से मर जाए। ठीक है, और मोस्टली उनको विंटर सिवियर होती थी, कई बार फेमाइन भी, रूट्स खानी पड़ती थी ट्रीज की, या कुछ भी फ्रूट्स या पत्ते या माल न्यूट्रिशियस फूड, इस तरह से वो जिंदा रहते थे। अब आ जाइए पब्लिक बाथ सिस्टम। यहाँ पे ईरान जो था दैट वाज टोटली अगेंस्ट, मैंने कहा ना उसकी रिस्ट्रिक्टेड सी है, कोई खास है नहीं वर्सैलिटी। वो कहते थे पब्लिक बाथ सिस्टम का कोई ऐसा नहीं सिस्टम होना चाहिए, वाटर सेक्रेड है, हमारे गुरु भी जो हाई लेवल पे बैठे हैं इकट्ठे हैं उनके साथ, नॉट एट ऑल। वेयर एज रोमन एम्पायर ने बड़ी अच्छी वर्सैलिटी थी, वो ग्रेट बाथ सिस्टम को कहते थे कि इंजॉयमेंट, डे ऑफ इंजॉयमेंट, इकट्ठे बैठ के, और साल में कम से कम 176 डे फुल ऑफ इंजॉयमेंट। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि मोबाइल है, मूवी है, थिएटर है, शॉपिंग मॉल है, सो मेनी स्पोर्ट्स आर देयर, सो सिंपल एक इंजॉयमेंट का ये सोर्स है, दे फुली वांट टू एंजॉय एंड दे एंजॉयड ऑल्सो। वो इसको एक एक्टिविटी, एक बढ़िया सा एंजॉयमेंट का सोर्स मानते थे और फुल फ्री, ठीक है, एंजॉय करते थे ग्रेट पब्लिक बाथ्स को। पब्लिक बाथ बनना सारे मिलके इकट्ठे पब्लिक में, स्विमिंग पूल की तरह जैसे आजकल है। That's all for today. I hope you understood each and every topic, each and every concept of today's topic, but still not here. यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। This is the second part of the topic, an empire across the 3 continents. I try to explain each and every line of the chapter clearly, deeply. But still you have any problem, send me your problem in comment section, eagerly waiting for that. But before leaving, once again I want to remind you, please subscribe, like and share to my channel Learning with Aradhna Ma'am. That's all from your Aradhna Ma'am.